पश्चिम बंगाल तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। ये खबर छपी थी अखबार के 8वें पन्ने के एक छोटे से कोने में। खबर पढ़कर आप दंग रह जाएंगे। इतनी बड़ी बात को बस एक छोटे से कोने में दबा दिया। इनसाइट की टीम ने जब इस टॉपिक पर और रिसर्च किया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ी, तब पता चला कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, एक वेल प्लान्ड रैकेट है। हर कहानी पिछली से भी ज्यादा दर्दनाक है। कहीं लिखा था कि मालदा से 1000 से ज्यादा लड़कियां गायब हो गई हैं, बिना कोई निशान छोड़े। कहीं ये भी लिखा था कि गरीब महिलाओं को अच्छे पैसों के सपने दिखाए जाते हैं और फिर उन्हें दुबई ले जाकर डोमेस्टिक काम और प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मेजर हब बन चुका है वेस्ट बंगाल, एंड इट्स हाई टाइम वी गेट एन इनसाइट इनटू दिस मैटर। ऐसा बोलता था अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आओगी तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। तो उसने बहुत बार ऐसे काटा भी है, इधर बहुत सारे निशान है मेरे हाथ में। তারপরে নিয়ে যাওয়ার পর দিয়ে আমাকে অনেক হোটেলেও পাঠাতো, হোটেলে নিয়ে যেত, নিয়ে গিয়ে খারাপ কাজ করাতো। মেরেছিল তখন, মারধর করতো, গলায় মালা হাত দিত। আর শারীরিক সম্পর্ক করতে আসলে আমি বারণ করলে আমাকে জোর করে জবরদস্তি করে সম্পর্ক করতো। ওর নামটা পরে ও আমাকে জানায় যে ও হিন্দু না, ও মুসলিম। যে সে একটা সনাতন ধর্মের মেয়ে হয়ে কেন বোরখা পরবে। আমার পরিচয় বদলে দিত। আমি যখন বলতাম যে না আমি ওই ধর্মের না, তখন আমাকে আবার মারধর করতো। This investigative ground reportage has first-hand accounts, survivor testimonies, and expert insights on West Bengal's human trafficking industry. इस ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग के जरिए ये डॉक्यूमेंट्री स्टेट में ट्रैफिकिंग की कठोर सच्चाई को सामने लाना चाहती है और ये सवाल उठाती है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर शिव शंकर बोस के साथ। मिस्टर बोस वही ऑफिसर हैं जिनके डिटर्मिनेशन ने 100 से अधिक लड़कियों को ट्रैफिकिंग से बचाया है। हमारा प्रिविलेज रहा कि हम उनसे मिलकर इस क्राइम को और गहराई से जान पाए। নমস্কার, আমি শিবশঙ্কর বোস। আমি 1985 সালে এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কাজে যোগ দিই। ধীরে ধীরে আমি এই কাজ করতে করতে প্রমোশন পাই এবং সেই প্রমোশনের সুবাদে আমি এএসআই হয়ে সাউথ 24 পরগনা আসি। কৃষ্ণগঞ্জে আমার পোস্টিং হয়। সেখান থেকে আমি ক্রাইম ওয়ার্ক শুরু করি। সেখান থেকে আমি নোদাখালী থানায় সেখান থেকে আমি মুরুটিয়া থানায় যাই। সেখানেও আমি বর্ডারিং লিয়াজো অফিসার ছিলাম। সেখানে থেকে দেখেছি, আমি চোখে দেখেছি যে প্রচুর মেয়েকে নানা রকম টোপ দিয়ে, কেউ হয়তো ভালোবেসে বিয়ে করবে এই বলে তাদেরকে দিল্লি, বম্বে, রাজস্থান, আন্দামান যে কোনো জায়গায় নিয়ে গেছে। আবার দেখা গেছে যে তাদেরকে একবারে পুরোপুরি किडनैप করে নিয়ে গেছে। एक केस है, वो लड़का बांग्लादेशी था। बांग्लादेश से इस इंडिया में आकर एक साइकिल का दुकान में काम करता था। वो वहाँ का एक लड़की को फंसा लिया और उसको लेके बांग्लादेश चला गया। हमको जब मालूम हुआ तब हम बीएसएफ को हम चिट्ठी दिया कि हमको उसको रिकवरी करके दीजिए। तो बीएसएफ ने बीबीजी से बात किया और बीबीजी उसको बीएसएफ को हैंडओवर किया। जब वो हैंडओवर किया तब हमारा एक परम मित्र था, उसका नाम है रंजन बैनर्जी। वो एक टीचर है। वो हमको बहुत मदद किया। वहाँ से हमको उनको साथ हमारा परिचय हुआ। इंस्पेक्टर बोस से पता चला प्रोफेसर रंजन बैनर्जी के बारे में और बस ये टीम निकल पड़ी प्रोफेसर बैनर्जी से ह्यूमन ग्रूमिंग और ट्रैफिकिंग के ऊपर और इनसाइट्स लेने। 2007 में एक ट्रेन जर्नी ने उनकी जिंदगी बदल दी थी, जब उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कठिन सच्चाई अपनी आंखों से देखी। तब से वो बंगाल के गांव-गांव में जाकर लड़कियों को जागरूक करते हैं और कमिटीज बनाकर ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो एक मिसाल हैं कैसे एक इंसान बदलाव ला सकता है। आज से 18 साल पहले 2007 में मैं कलकत्ता से लोकल ट्रेन में घर आ रहा था। उतर के देखा कि एक लड़की, एक छोटा सा लड़की, 12 साल है उसका उम्र, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा।
वो लड़की को घेर के कुछ पब्लिक खड़ा हुए है, कुछ जनता खड़ा हुए है लड़की को, और उसको बोल रहे हैं कि बेथुआ डोगरी में तेरा घर कहाँ है, हम लोगों को बता, हम लोग देते हैं। तो बेथुआ डोगरी नाम सुन के मैंने खड़ा हो गया उधर। तो मैंने उधर भीड़ में जाके पूछना शुरू कर दिया कि क्या हुआ। देखा कि 12 साल का, जो मैं समझ गया कि 12 साल का लड़की को कोई ट्रैफिकिंग करके मुंबई लेके जा रहा था और उसको कुछ बिस्किट में कुछ खिला दिया था, ड्रग्स वगैरह, कुछ नींद का गोली ऐसा कुछ होगा। वो लड़की सो रहा था, ऐसे ऐसे ढुल रहा था। तो अचानक गड़बड़ देख के जो दोनों लेडीज था लड़की के साथ, जो उनको लेके जा रहा था, उनको छोड़ के वो भाग गया। पब्लिक जब अलर्ट हो गया था कि लड़की को ट्रैफिकिंग कर रहा है, तो मैंने उस लड़की को लेके रेल पुलिस स्टेशन में गया, जाके FIR दर्ज किया और लड़की को रेस्क्यू करके बाद में होम से उसको घर में पहुंच दिया। इसके बाद कुछ वो जो पुलिस वाले थे मेरे को इत्तला किया कि सर, अलर्ट किया था कि सर ऐसे भूत हो रहा है इधर। छोटा छोटा लड़की को 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल उम्र का लड़की को इधर से पुणे, मुंबई, बेंगलोर, ये सब जगह पे ट्रैफिकिंग के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए लेके जा रहा है। तो आप लोग टीचर है, आप तो कुछ काम तो कर सकते हैं ना इसके ऊपर, लोगों को सचेतन करना। तो मैंने ये काम धीरे धीरे मेरा कॉलेज से ही शुरू किया और धीरे धीरे मैं कुछ पढ़ाई लिखाई भी करना शुरू कर दिया कुछ ट्रैफिकिंग के बारे में। तो मैंने हैरान होकर देखा कि मेरा जो जिला है, नदिया जिला, इसमें ट्रैफिकिंग, ये वेस्ट बंगाल में अभी 3rd पोजीशन में है, इतना ट्रैफिकिंग हो रहा है। और हमारे जिला में सिर्फ मेरे पास हर दिन 6 से 7 केस आता है जो लड़की घर से लापता है। 2010 से वेस्ट बंगाल में अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी इमाइग्रेंट्स की संख्या काफी बढ़ गई है। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से 17 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जिससे बांग्लादेशियों के लिए भारत में इलीगली घुसना काफी आसान हो जाता है। मतलब पिछले 15 साल से घुसपैठी जो है, बांग्लादेशी घुसपैठी, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है, बंगाल का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसमें अभी 300-400 किलोमीटर में कोई फेंसिंग भी नहीं है। तो ये मालूम नहीं पड़ेगा कि एक मकान है, मकान का आधा बांग्लादेश में और आधा इंडिया में है, ऐसे भी बॉर्डर एरिया है इधर। अनफॉर्चुनेटली टू से, इसमें 99% मुस्लिम कम्युनिटी का है और ये रोहिंग्या भी है, और ये ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर का काम करते हैं। अनस्किल्ड मतलब इधर से ये लोग चला जाता है बेंगालोर, साउथ इंडिया में, इधर से चेन्नई, खास करके केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ डेवलपिंग जो और डेवलप्ड जो स्टेट है, खास करके कंस्ट्रक्शन का काम। ये लोगों का फर्स्ट काम ही है कि नाबालिग लड़की को, उसको हर तरह से ट्रैफिकिंग करो। पिछले साल 2024 में एक केस आया था, हमारे जिला सदर किशननगर का एक लड़की 15 साल का था उसका उम्र, इधर 3 लेबर के साथ भाग गया था, एक लेबर के साथ बांग्लादेश में, रंगपुर जिला में। हम लोग जब छानबीन शुरू किया, देखा कि ये 3 लेबर, इसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है और ये 2-3 साल से इधर का एक फर्नीचर फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं और इधर का आधार कार्ड भी उसके पास है। तो तीनों को, एक को हम लोग ने फॉरेनर्स एक्ट में पुलिस वाले पकड़ा किया था, लेकिन दोनों को पकड़ नहीं पाया क्योंकि बांग्लादेश चला गया था। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेशियों को वापस भेजना और भारतीय लड़कियों को वहां से लाना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक बार अलग स्टेट में गए तो हमारे बंगाल पुलिस अलग स्टेट में जा सकते हैं, हम लोग भी जा सकते हैं, लेकिन कोई बांग्लादेश में ट्रैफिकिंग हो जाए तो उसको लेके आना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जैसे पिछले साल मैंने 7 लड़की को बांग्लादेश से रेस्क्यू करके लेके आया, तो एक एक लड़की के लिए टाइम लगता है 7 मास, 8 महीना, 1 साल भी लग गया, ऐसा भी होता है। क्योंकि बांग्लादेश में एक बार चला गया
तो पूरा थ्रू दिल्ली होके पूरा ढाका का जो हाई कमीशन है उसके लेके, दूतावास को लेके उस जिला पे पहुंचना और बांग्लादेश का फ़ोन नंबर कोई ट्रैप करना, ऐसे ऐसे बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। ये बहुत हमारे दुख की बात है। नहीं तो बांग्लादेश एम्बेसी में हम लोग अप्लाई करते तो कुछ नहीं करते। वो बोलते हैं कि वो तो बहुत सारे लड़की इधर आते हैं, क्या करें, कितने ढूंढे और कितने भेजे। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मालदा डिस्ट्रिक्ट से 1247 लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनी हैं। ज्यादा केसेस में उन्हें काम या शादी के झांसे में दूसरे स्टेट्स या देशों में बेचा गया। इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर रिसर्च करते हुए इस टीम को अनेक आंकड़े मिले, पर हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। उनके पीछे छुपी है हजारों लड़कियों की चीखें और खामोशियां। ऑनलाइन गेमिंग के शोषण का शिकार भारत में लाखों लोग डेली हो रहे हैं। लोग कर्ज में चले जाते हैं, उन्हें गैम्बलिंग एडिक्शन हो जाता है, मगर काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म भी एक टूल बन गए हैं ह्यूमन ग्रूमिंग और ट्रैफिकिंग के लिए, जहां पर लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें झांसे में फंसाया जाता है। मतलब टीएमसी वाला और भाजपा वाला, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो, ट्रैफिकिंग जो होता है ये सब एवर है इसमें। हमारा जिला में टीएमसी का जो राज्यसभा एमपी था आबिर रंजन विश्वास, वो एक दिन फोन किया कि दादा मेरा इलाका से एक नाबालिग लड़की लापता हो गया, तुम थोड़ा उसको मदद करो, उसका परिवार को। दूसरा दिन भाजपा का जो एमएलए एमपी है जगन्नाथ सरकार, वो भी फोन किया कि मेरे पास एक केस आया है, नाबालिग लड़की है, तो थोड़ा इसको रेस्क्यू करना पड़ेगा, दादा तुम देखो। तो दोनों एक ही केस था। ये 2021 की बात है, जब मैं मतलब घर पे ऐसे ही कोरोना का टाइम था ना, तो बैठी थी, गेम खेलती थी जस्ट रैंडमली। तो एक दिन मुझे एक बंदा मिला गेम पे, फिर ऐसे 1 मैच 2 मैच 3 मैच ऐसे खेलते खेलते फिर दोस्ती हुई कि साथ में गेम खेलेंगे ऐसा। फिर उसने मुझसे मेरा फेसबुक आईडी मांगा तो मैंने दिया। फिर उधर उसने मुझे मैसेज किया, जब गेम खेलना होता था तब मैसेज करता था कि आ जाओ गेम में अभी खेलते हैं। फिर मैं गेम में जाती थी उस टाइम पे। फिर ऐसे धीरे धीरे गेम खेलते खेलते अच्छी दोस्ती हो गई। फिर धीरे धीरे बात करते करते जब धीरे मतलब 6-7 महीना हो गया, फिर उसने मुझे कहा कि आई लव यू, तो तुम मेरे पास आ जाओ, मम्मी पापा को छोड़ दो। ऐसे तो लड़कियां शादी करके तो ससुराल चली जाती है मम्मी पापा को छोड़ के, तुम भी आ जाओ। मैंने बहुत बार मना किया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुसलमान हो मैं हिंदू, ऐसा नहीं हो सकता। उसने मेरी बात नहीं मानी। तो वो गेम में मुझे मतलब जो होता है कैरेक्टर जो होता है जो लेके आप खेलते हो उसका बंडल होता है, ड्रेस, हेयर, शूज़ वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। गन स्किन, जो गन लेके खेलते हो गन स्किन एटसेट्रा, बहुत कुछ भेजता था मुझे ऐसे गिफ्ट। आप किसी को भेज सकते हो, उसमें पैसे भी लगते हैं, तो वो मुझे भेजता था। मैंने मना किया बहुत बार कि ऐसा मत करो, पैसे लगते हैं, क्यों बेकार पैसे वेस्ट करना। तो वो मेरी बात नहीं मानता था। करते करते धीरे धीरे मतलब बात आगे बढ़ने लग गई। मुझे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता था कि ये इतना केयर करता है ये वो। उस टाइम पे ना होता है ना कि मम्मी पापा कुछ बोले गुस्सा आ जाता है ऐसे। तो एक दिन ऐसे घर पे झगड़ा हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था उस टाइम पे। तो मैं निकल गई कंप्यूटर सेंटर। ऐसे सोचते सोचते फिर उसने मुझे बोला कि मेरा एक भैया वहाँ पे है इंडिया में, तुम उसके पास जाओ, मैं उसे भेजता हूँ तुम्हारे उधर, तुम उसके साथ चले आओ। उस भैया के पास मेरा फ़ोटो वगैरह उसने भेजा था, तो था वो भैया मुझे पीछे से बुलाया। तो मैं उन्हें नहीं जानती थी, मैंने उसे कभी नहीं देखा। फिर उसने कहा कि तुम्हें चलना है, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। फिर उसने कहा तुम्हारे घर पे ऐसे झगड़ा हुआ, मैंने उसे बताया था रात को कि झगड़ा हुआ ऐसा वैसा। तो उसने बोला कि मतलब वो भैया ने बोला कि तुम्हारे घर पे ऐसे झगड़ा हुआ, मुझे पता चला, वो लोग तुम्हारी शादी कर देंगे, ये कर देंगे, तो तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी शादी करना है ऐसे भी करना है, चलो मेरे साथ। तो मैं उनके साथ चली गई उधर से। फिर एक दिन रात को उन्होंने कहा कि चलो। मैंने कहा कहाँ पे? बोला जो जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो उधर आके खड़ा है, तुम चलो मेरे साथ। फिर उन्होंने वैसे वैसे करके बॉर्डर क्रॉस किया। वो लड़का आके खड़ा था जिस लड़की से मैं बात करती थी, वो आके खड़ा था उधर से। उसने मुझे अपने घर
कुष्टिया जिला, उधर लेके गया। फिर हम उसके घर गए। फिर उसके मम्मी पापा ने कहा कि हमारी कोई बेटी नहीं है तो तुम हमारी बेटी की तरह रहो। वो 4 भाई थे टोटल, वो सबसे छोटा था जिससे मैं बात करती थी। फिर उसने कहा कि चलो हम शादी करते हैं। मैंने कहा नहीं, शादी कैसे करेंगे, मैं हिंदू हूँ तुम मुस्लिम हो, कैसे शादी करेंगे, कैसे होगा ये। फिर उसने कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ। मैंने कहा वो कैसे होता। फिर उसने कहा कि ऐसे मुस्लिम का जो होता है ना, वो कुछ बोलते हैं, उसे बोलने से ऐसा हो जाता है। मैंने कहा ऐसे हो जाता है क्या मुस्लिम, या फिर ऐसे हिंदू हो जाता है, क्या है ये सब। फिर उसने कहा कि नहीं तुम ये बोलो, जो उसका जो बड़ा भाई था वो कुछ बोल रहा था, मतलब मुस्लिम का जो सूरा वगैरह होता है वो। फिर उसने मुझे कहा कि तुम ये बोलो भैया के साथ। मैंने कहा ये बोलने से क्या होगा, मैं मुस्लिम हो जाऊंगी किधर से। फिर वो बोला नहीं तुम हो जाओगी, तुम बोलो। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि ठीक है तुम 3 बार ऐसे बोलो, कबूल तो हमारी शादी हो जाएगी। मैंने कहा कैसे होगी शादी, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर मैंने कहा कि चलो मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे मम्मी पापा के साथ बात करना, ऐसे तो हम नहीं रह सकते, तुम इधर आई हो, मतलब मैंने तुम्हें लाया है तो मुझे शादी करनी है तुमसे, शादी करते हैं। मैंने कहा कि शादी कैसे करेंगे। फिर उसने कहा कि कल जो तुमने भैया के साथ बोला था उस टाइम पे तुम मुस्लिम हो गए। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं चला मैं कब मुस्लिम हुई ऐसे। फिर उसने कहा कि नहीं तुम मुस्लिम हो गई हो, तो हमारे अंदर ऐसे ही होता है कि जब कोई बोलता है तुम बोलते हो कि हाँ अब मैं मुस्लिम हो गई, ऐसा तुमने कल बोला था। मैंने कहा वो तो तुम्हारे भैया ने जो बोला था मैंने उससे दोहराया, मैंने खुद से थोड़ी ना बोला। फिर उसने कहा नहीं तुम हो गई तो अब शादी करना है। फिर उन्होंने घर पे एक मतलब जो होता है उनका मौलवी समथिंग कहते हैं उनको बुलाया। उनके पास एक पेपर था, उस पर मेरी साइन लिया तो उनके हिसाब से शादी हो गई। उस टाइम पे एक पेपर पर साइन लिया तो शादी हो गई। मतलब शाम के टाइम पे वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया, फ़ोन घर पे था तो मुझे पासवर्ड पता था। और इतने दिनों में उसने मतलब मुझे ऐसे समझाया, उसके घर वाले मम्मी पापा उसके भैया वो खुद ऐसे समझा कि अब तुम मुस्लिम हो, मेरी बीवी हो तो तुम नहीं जा सकती कहीं पर। फिर उसने कहा नहीं तुम अपने मम्मी पापा को बोलो मुझे नहीं जाना आपके पास। तो मैंने बोला उस टाइम पे, उसने वैसे जब फोर्स किया तो मैंने बोल दिया मम्मी पापा को कि मुझे नहीं जाना। तो मैंने अपने मम्मी पापा का सब फ़ोन किया, फिर मैंने मम्मी पापा को एड्रेस दिया कि मैं इधर हूँ। तो मैंने लड़की का पिता माता को बुलाया, एक दिन वो घर आए और उसके पास कुछ नहीं है, एक मिसिंग डायरी का कॉपी है और एक फ़ोन नंबर वो मेरे को दे रहा था कि ये फ़ोन से अचानक 2 बार फ़ोन आए थे लेकिन कोई बात नहीं हुआ, फ़ोन पकड़ते पकड़ते फ़ोन कट गया। तो मैंने वो फ़ोन नंबर देखा, फ़ोन नंबर देख के देखा कि वो बांग्लादेश का नंबर है, 88 वाला नंबर है, पहले 88 से शुरू होता है। तो मैंने बांग्लादेश का पुलिस का जो डीआईजी था, वो रंगपुर रेंज का डीआईजी था, हिंदू पुलिस अफसर था सीआईडी का। तो मैंने देवदास जी को बताया कि ये नंबर मेरे पास है, आप थोड़ा देखना छानबीन करके कि कहाँ का नंबर है और इसमें एक लड़की लापता है हम मेरा जिला से, आप थोड़ा देखना। तो उन्होंने छानबीन करके देखा कि वो कुष्टिया जिला का है, गांव का नाम था कुमारखाली और उसको ढाका में बेचने का कोई कोशिश भी चल रहा था। तो रात में वो लड़की रेस्क्यू हुआ बाय द सीआईडी, बांग्लादेश सीआईडी, और उसको होम पे डाला गया। तो जब मैं होम पे थी तो वहाँ पे मतलब लड़की फिजिकल रिलेशन ऐसे करते थे, तो मुझे भी बहुत बार ऐसे उन लोगों ने बोला कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, बहुत सी लड़की ने बोला। तो वहाँ पे एक लड़का टाइप का जो लड़की थी उसका नाम था रितु। तो वो रितु मुझे ऐसे बहुत बार बोला था कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, ये वो, मैं नहीं मानी। तो उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, ऐसे खाने के टाइम पे खाने नहीं देता था, मतलब खाना फेंक देता था वो मेरा। उसके बाद वो मतलब ऐसा बोलता था अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आओगी तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। तो उसने बहुत बार ऐसा काटा भी है, इधर बहुत सारे निशान है मेरे हाथ में। तो उसने ऐसा बहुत बार किया, मैं मतलब रोती थी। फिर ऐसे जब खून निकलता था उसके ऊपर जब वो कट लगाया उसने, ठीक है उस तक तो ठीक है, दर्द होता है, लेकिन उसके बाद उसने वहाँ पे जो नमक होता है वो भी लगाया था मेरे हाथ में। तो मैं जब ऐसे चीखती थी तो उधर का जो गार्ड आते थे, तो जब आते थे तब सब कुछ शांत था। जब आते थे वो गार्ड लोग अंदर नहीं रहते थे, बाहर रहते थे। जब किसी का ऐसे चीख वीख सुनते थे तभी अंदर आते थे।
तो मैं उनको कुछ बता भी नहीं पाती थी इन लोगों के सामने। अगर मैं बताऊंगी तो वो मुझे फिर से और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, तो मैंने कुछ नहीं बताया कभी किसी को भी ऐसे कि ये मुझे ऐसे करता है वैसे करता है, क्योंकि वो लोग हमेशा मुझे ऐसे टॉर्चर करते थे और अगर मैं बताती किसी को तो वो और ज़्यादा करेंगे, तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। उसके बाद हम लोग ने हाई कोर्ट में केस दर्ज किया, कलकत्ता हाई कोर्ट में, क्योंकि वो लड़की तो अभी होम पे है, लेकिन उसको कैसे लेके आओ। और गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से हम लोग अप्लाई किया कि पहले तो दूतावास ने कुछ नहीं करते, ऐसे बहुत सारे केस होता है बोल के दबा के देते हैं। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर जब मिलते हैं तो हम लोग कांटेक्ट करते हैं और धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन का डेट आता है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये टीम मिली एक और विक्टिम से, अ 15-year-old गर्ल। She was not only a survivor of trafficking, but she also had to face pregnancy because of sexual abuse and rape. তো নয়ন মণ্ডলের সাথে আমার আলাপ হয়। নয়ন মণ্ডলের বাড়ি পাঁচবেড়িয়াতে ছিল। ওখানে আমার দাদুর বাড়ি ছিল দুটো, সেখান থেকে আমার আলাপ হয় ওর সাথে। ফোনে কথা হতো আমার সাথে ওর ডেলি। বিয়ের আগেও আমার সাথে বলেছিল যে তোমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করব, আমি না বলেছিলাম। না বলা সত্ত্বেও আমাকে রাগ দেখাতো, ফোন টোন কেটে দিত, বলতো আর ঘন ঘন বিয়ে করার কথা বলতো। আমি বলতাম দেখো আমি পড়াশোনা করি, আমার বয়স কম, এখন আমি বিয়ে করবো না। একদিন আমাকে এরকম জোর করেছিল যে আমাকে মানে বাধ্য ওকে বিয়েটা করতে হয়েছিল। মরা টরার ভয় দেখাতো যে আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, মরে যাব, সেটা ভেবে আমি বাধ্য ওর সাথে গেছিলাম। যাওয়ার পরে ও রাতটুকুনি জাস্ট ওদের বাড়িতে রেখেছিল, ওখানে ওর দাদু ছিল আর ঠাকুমা ছিল, আর কেউ তো নেই সবাই। তারপরে আমি বিশ্বাস করে ওর সাথে গিয়েছিলাম। তো ওখান থেকে আমি বুঝতে পারিনি যে ওটা বাংলাদেশ বর্ডার, আমি কখনো যাইনি, ওটা তারটা কাটা ছিল তো বুঝতে পারিনি। আমি ওই দেশে গিয়ে আমি বুঝতে পারি যে এটা বাংলাদেশ, ওখানে লেখা ছিল। তো ওখানে গিয়েছিলাম। তারপরে ফার্স্টে ও আমাকে খুলনায় নিয়ে গেছিলো ওর মাসির বাড়ি। ওখানে গিয়ে আমার 2 দিন তো ভালোই ছিল, তারপরে আস্তে আস্তে আমাকে অত্যাচার করতো, মারধর করতো, বাড়িতে কথা বলতে দিত না। আমি লোকের ফোন দিয়ে করতে গেলে সেই লোকগুলো এসে বলে দিত ওকে, দিয়ে আমাকে খুব মারধর করতো, গলা টলা টিপে ধরতো। আর তার সাথে আমি প্রেগনেন্ট হয়ে গেছিলাম। প্রায় 1.5 মাস না 2 মাসের পুরো ছিলাম। ধরো কোর্ট কাচারি হচ্ছিলো, তার মধ্যে আমি কিছু হয়নি। তারপরে আমার বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়, প্রেগনেন্ট হয়ে গেছিলাম। তো বুঝতে পারলাম ও কতটা খারাপ। এখন আমি বুঝতে পারছি কতটা খারাপ ছিল সবকিছু। আমাকে মেরেছিল, গলা টিপে ধরেছিল, মুখ টুক কেটে দিত, রক্তমুক্ত। এখন তো ধরো 1 বছরের আগেকার ঘটনা, এখন ধরো দাগগুলো নেই, কিন্তু আমাকে খুব মেরেছিল তখন। মারধর করতো, গলায় মালা হাত দিত। আর শারীরিক সম্পর্ক করতে আসলে আমি বারণ করলে আমাকে জোর করে জবরদস্তি করে সম্পর্ক করতো। ফলে আমি প্রেগনেন্ট হয়ে গেছিলাম। প্রেগনেন্ট হওয়া সত্ত্বেও আমাকে জোর করে আমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতো, বারণ করা সত্ত্বেও ওরকম করেই যেত। ওর ফ্যামিলির লোক বলতো এই মেয়েকে নিয়ে এসেছিস কেন, মুচির মেয়ে, আমরা দাস বলে বলতো, মুচির মেয়ে, ওকে বিক্রি করে দে। নয় ওই দেশে ও জেনে গেছিলো যে এই দেশে পুলিশ টুলিশ সবাই জেনে গেছে, ও আসলে অন্যরকম হতে পারে, তার জন্য ওর বাড়ির লোক বলতো মেয়েটাকে বিক্রি করে দে, মেয়েটাকে এখন সুযোগ আছে বিক্রি করে দে। ऐसे एक केस हुआ बांग्लादेश का मेरा जिला में। उसी साथ साथ मेरे को एक थानेदार ने फोन किया। थानेदार ने फोन करके बोला कि दादा कुछ मदद चाहिए। एक लड़की बांग्लादेश में सिलाईदह जिला में है। अभी हमने सुना है कि लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई है। सिलाईदह जिला हमारे बॉर्डर जिला है, बांग्लादेश में बॉर्डर जिला है, नदिया के बगल में ही होता है। পাড়ার লোকের কথা শুনে বুঝেছি, যেখানে বাড়ি ছিল ওর খুলনাতে নিয়ে গেছিলো ওর মাসির বাড়িতে আমাকে। ওখানে ওর বাড়িতে রেখেছিল একদিন, তারপরে মাসির বাড়ি রেখেছিল। ওখান থেকে জানতে পারলো যে এই দেশে মানে ট্রেস খামারি হয়ে গেছে, তখন ও বাধ্য হয়ে আমাকে নিয়ে এসেছিলো। তখন পুলিশে গিয়ে নিয়ে চলে এসছে আমাকে। মারাটার পরে এই দেশের পুলিশকে কমপ্লেন করে, তারপরে ওই দেশে চাপ দেয়, তারপরে ও বাধ্য হয়ে আমাকে এনেছিল এই দেশে। আনার পরে আমাকে পুলিশ গিয়ে নিয়ে এসেছিলো ওর কাছ থেকে। তারপরে আমি ওখানে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে ওর বিয়ে হয়ে গেছিলো। একটা পাড়ার কাকিমা এসে আমাকে বলেছিল যে ওই বইয়ের থেকে এই বইটা ভালো হয়েছে। তখন আমি জানতে পারি ওর আগে একটা বিয়ে ছিল, ও খুব খারাপ ছেলে। পরে জানতে পারিনি, তখন আমি জানতে পারিনি। ফিরে এসে তারপরে পুলিশ গিয়ে আমাকে ধরে এনেছিল, তারপরে আমাকে হোমে রাখা হয়েছিল আর ওকে থানায় রেখেছিল। তারপরে এখন
হোম থেকে আমি ছাড়া মারা পাই, তারপরে এখন মাঝে সাঝে কোর্টে টোটে ডাক করে তখন যাই। আরও এখন বিয়ে থাও করে নিয়েছে একটা অন্য মেয়ের সাথে, আমি এখন এরকমভাবে আছি। स्कूल गर्ल्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ग्रूमिंग की सबसे ईजी टारगेट्स होती हैं। साइकोलॉजिकली उस उम्र में ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है और लॉजिकल थिंकिंग से ज़्यादा इमोशनल इम्पल्सेस पर रिएक्ट करता है। सोशली जब घर में लड़ाई होती है या पेरेंट्स से दूरी महसूस होती है, तब कोई दोस्त इनका सपोर्ट बन जाता है। इन दोनों लड़कियों की कहानी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपसे या मुझसे अलग नहीं है। बहुत लोग प्यार में गलती करते हैं, पर उस गलती की सज़ा इतनी गहरी नहीं हो सकती कि लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दी जाएं, जहां वो हमेशा के लिए बेसहारा हो जाती हैं। आज के डिजिटल ज़माने में बस एक गलत क्लिक, एक फेक दोस्ती और एक वल्नरेबल मोमेंट चाहिए। द बंगाल फाइल्स के पार्ट 1 में इस टीम ने थ्रू एक्सपर्ट्स एंड विक्टिम टेस्टिमनीज ये समझा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है और ये भी जाना कि किस तरह लड़कियों को फंसाया जाता है, उनका विश्वास जीता जाता है और अगर वो माने नहीं तो किस तरह उन्हें डराया और धमकाया जाता है। अगले पार्ट में ये टीम आपके लिए लाने वाली है ऐसी दर्दनाक कहानियाँ जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक लड़की का शिकार किया जाता है, देश के एक सुनसान कोने में ले जाकर उसका शोषण किया जाता है। और ऐसे ही इंसाइटफुल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टाज के लिए इन्हें सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपने ओपिनियंस और स्टोरीज़। ये वीडियो लाइक करें और शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जिन्हें इस इंसाइटफुल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टाज को ज़रूर देखना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन्हें ज़रूर नोट करें और उनके साथ शेयर करें। दोज यू फील वुड बेनिफिट फ्रॉम दीज।